हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्क रूम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड ब्रांचेस के बारे में। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी की 4 मेन ब्रांचेस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ इंटरग्रेटेड डिसिप्लिन। यहाँ पे इंटरग्रेटेड डिसिप्लिन से मतलब होता है यूनाइटेड डिसिप्लिन, जिसमें हम लोग मैन के बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चर की स्टडी करते हैं, जिसमें टाइम और स्पेस बाउंड नहीं होता है। इसमें हम लोग मैन के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग प्री हिस्टोरिक मैन की भी बात करते हैं और अर्बन मैन की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी साइट बन जाती है, एक ऐसे डिसिप्लिन बन जाती है जिसमें हमें मैन की सारी नॉलेज मिलती है। जब हम लोग एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें मैन को 3 तरीकों से देखा जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है होमो सेपियंस, ये मोस्ट डेवलप्ड मैन होता है। सेकंड नंबर पे आता है होमो फेबर, इसे मेकर या क्रिएटर भी बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है होमो सोशियस, इसे सोशल मैन बोला जाता है। देन एक क्वेश्चन आता है कि एंथ्रोपोलॉजी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी वर्ड का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से हुआ है, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, एंथ्रोपोस प्लस लॉगस। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मैन या स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी में हम लोग मैन के ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड नेचर की बात करते हैं। इसमें हम लोग मैन का कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट की भी बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है हर्शकोविट्ज का। ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे। इन्होंने फॉरेन पीपल को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था। इन्होंने उनके इवेंट्स, बिलीव्स को डॉक्यूमेंट किया था। इनके अकॉर्डिंग एंथ्रोपोलॉजी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन हमें क्रूबर ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग एंथ्रोपोलॉजी एक साइंस है जो किसी मैन ग्रुप को स्टडी करती है और उनके बिहेवियर एंड उनके बीच में हो रहे रिप्रोडक्शन की स्टडी करती है। Now this is the last definition. It is given by Jacobson and Stern. According to them, anthropology वह साइंटिफिक स्टडी है मैन की, जिसमें मैन के फिजिकल, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसमें मैन के बिहेवियर की बात की जाती है जब से वो इस धरती पे अपीयर हुआ है। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस की। वो कौन कौन सा डिफरेंट स्कॉलर्स हैं जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस दी हुई हैं। अब हम लोग इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। इस फ्लो चार्ट पे आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा एंथ्रोपोलॉजी के ब्रांचेस और उनकी सब ब्रांचेस के बारे में। इस चार्ट में मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी की जितनी भी सब ब्रांचेस हैं उन सभी को शॉर्ट फॉर्म में भी समझाऊंगी। तो इस फ्लो चार्ट पे सबसे पहले टॉप पर एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। फिर यहाँ पे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की 5 सब ब्रांचेस है। सबसे फर्स्ट नंबर पे ह्यूमन जेनेटिक्स, इस पे हम लोग इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। फिर इसमें आता है ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, जिसमें हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स की बात करते हैं। फिर इसमें आता है इथनोलॉजी, जिसमें हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन रेसेस का। फिर इसमें आता है एंथ्रोपोमेट्री, इसमें हम ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस एंड मेजरमेंट करते हैं। फिर इसमें आया होता है बायोमेट्री, इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं बायोलॉजिकल डेटा का। नेक्स्ट हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इसमें हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलप होने के बाद जो राइटिंग स्टार्ट हुई थी उसकी बात करते हैं। फिर इसमें आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें हम लोग ह्यूमन के सोशल रिलेशन और सोशल बिहेवियर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लिंक्टन्स क्लासिफिकेशन की। इन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड द सेकेंड वन इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, जिसमें जो है हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है, एक नई सब ब्रांच यहाँ पे आई है, सोमैटोलॉजी। सोमैटोलॉजी में हम लोग स्किन कलर, हेयर एंड हेड की स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, तो इन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को
3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी में हम ओल्ड की स्टडी करते हैं। एथनोलॉजी इथनोलॉजी में हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं ह्यूमन रेसेस की। और लिंग्विस्टिक में हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन की। अब बात करते हैं पिडिंगटन्स क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन भी सिमिलर है। इन्होंने भी एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर आता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इन्होंने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ह्यूमन जेनेटिक्स, फिर सेकंड नंबर पे है एंथ्रोपोमेट्री या सोमैटोलॉजी। फिर इन्होंने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी, फिर आता है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अभी तक हम लोगों ने बात की डिफरेंट स्कॉलर्स जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांचेस थी, पर अब हम लोग बात करने वाले हैं एंथ्रोपोलॉजी की वो 4 मेन ब्रांचेस, 4 वो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है बायोलॉजिकल या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड नंबर पे है सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड नंबर पे है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड फोर्थ नंबर पे है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट मेन ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। इसमें हम लोग बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करने जा रहे हैं। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन के एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रिमेटोलॉजी में हम लोग ह्यूमन जैसे कि प्राइमेट्स में मंकी, एप्स की सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस को देखते हैं। मैन और प्राइमेट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम प्रिमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके बाद पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग मैन का ओरिजिन, उसका एवोल्यूशन फॉसिल्स के थ्रू पढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के बीच के जो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं वो हमें ह्यूमन वेरिएशन एंड रेशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू पता चलता है। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी में जितने भी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट तरीके के फंक्शंस होते हैं जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो सब हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन जेनेटिक्स में हम लोग इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद इस पे आता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की स्टडी भी हम लोग ह्यूमन बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ये सब भी कवर करता है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो सबसे पहला यूज़ होता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एंड क्रिमिनल डिपार्टमेंट में। यहाँ पे एंथ्रोपोमेट्री का यूज़ होता है स्केलेटन के जेंडर आइडेंटिफिकेशन में। यहाँ पे बहुत सारी अदर ब्रांचेस भी होती हैं जैसे सोमैटोस्कोपी, ऑस्ट्रियोलॉजी, डर्मेटोग्लिफिक्स, सीरोलॉजी एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। ये सब बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आती हैं। वहीं हम बात करें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का यूज़ जेनेटिक कंसल्टिंग में, पैटर्न डिटर्मिनेशन में, यूजेनिक में एंड ह्यूमन जेनेटिक्स में होता है। एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एर्गोनॉमिक्स में एंड स्पोर्ट इंडस्ट्रीज में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी सेकेंड मेन ब्रांच होती है। इस ब्रांच के अंडर हम लोग ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर की बात करते हैं। इस ब्रांच में हम लोग ह्यूमन का सोशल रिलेशन एंड सोशल बिहेवियर भी देखते हैं। सोशल बिहेवियर एंड सोशल रिलेशन काफ़ी टर्म्स में देखा जा सकता है जैसे कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलीजन। ये सारे टर्म्स सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंडर आते हैं। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के अंडर हम लोग सारी प्रेजेंट सोसाइटीज़ की बात करते हैं जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी हो गई, रूरल सोसाइटी हो गई एंड अर्बन सोसाइटी। पर हम लोग कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर सारे मैन मेड पार्ट की बात करते हैं। मैन मेड पार्ट जो इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि मैन ने पत्थर की पूजा करना स्टार्ट किया। बहुत सारे फेस्टिवल जैसे दिवाली, गणेश पूजा, ये सब मैन ने ही स्टार्ट किया। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चर मटेरियल जैसे कि आर्टिफैक्ट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इन सब की बात करते हैं। एंड नॉन मटेरियल कल्चर में हम लोग आइडियाज़, वैल्यूज़, मोरल्स, कस्टम्स की बात करते हैं। नॉन मटेरियल कल्चर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है बट
ये हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट होता है, इन सबको हम लोग फील कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में इन डेप्थ फील्ड वर्क, कल्चरल रिलेटिविज्म एंड कंपैरेटिव स्टडीज भी देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। तो इसका यूज़ होता है पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने के लिए, जैसे कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एंड पॉवर्टी को चेंज करने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की थर्ड मेन ब्रांच आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ ओल्ड करते हैं। यहाँ पर स्टडी ऑफ ओल्ड का मतलब होता है हम लोग पास ह्यूमन एंड उनके कल्चर की स्टडी करते हैं। पास ह्यूमन एंड उनके कल्चर की स्टडी हम लोग मटेरियल रिमेन्स से करते हैं। इन मटेरियल रिमेन्स में हमको स्केलेटन, आर्टिफैक्ट्स एंड क्राफ्ट जैसी चीज़ें मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग टाइप्स की बात करें तो हमारा फर्स्ट टाइप होता है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच का फेस होता है। इसमें राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, प्लस इसमें रिकॉर्ड्स भी नहीं होते हैं। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो ये होता है प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। इसे टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं और इसे न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें भी राइटिंग का और टेक्स्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इसमें टेक्स्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब हम लोग थर्ड टाइप की बात करें हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, तो इसमें रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। इसको ओल्ड वर्ल्ड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, प्लस इसको टेक्स्ट एडेड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी की। न्यू वर्ल्ड आर्कियोलॉजी को टेक्स्ट फ्री आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। इसमें हमें इवोल्यूशनरी सीक्वेंस एंड एनवायरमेंटल एडेड हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। इसको हम लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी की बात करें तो इसको टेक्स्ट एडेड आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट यूरोप में हुआ। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी की हेल्प से ही रिसर्चर्स को हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें जानने में हेल्प मिलती है। ओल्ड वर्क आर्कियोलॉजी का यूज़ आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडीज़ में होता है। इसकी वजह से ये बहुत सारे हिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में पढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल हिस्टोरिक मैनेजमेंट प्रेजेंट होता है। लाइक अगर आप कभी एक नया घर बनाते हो या फिर आप कभी एक नई रोड बनाने जा रहे होते हो, तो आपको ये श्योरिटी दिलाते हैं कि जो आपने जगह ली है वो किसी आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर तो नहीं आ रही है या फिर वहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल साइट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इनका बड़ा रोल होता है कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये हम लोगों की फोर्थ एंड लास्ट ब्रांच है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग बेसिकली ह्यूमन के कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हैज़ 3 फील्ड्स। द फर्स्ट वन इज हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। इसके अंदर हम लोग लैंग्वेज के ओरिजिन की स्टडी करते हैं। टाइम टू टाइम जो लैंग्वेजेस में चेंजेस आते हैं एंड उनके रिलेशन में जो चेंजेस आते हैं वो सारा हम हिस्टोरिक लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंडर ही पढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। इसमें हम लोग एक फॉर्मल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए न्यू कंटेम्प्रेरी लैंग्वेजेस की स्टडी करते हैं। अब हम लोग लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के थर्ड एंड लास्ट फील्ड के बारे में बात करेंगे, सोशल लिंग्विस्टिक। ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड सोशल कल्चर लाइफ के बीच के म्यूचुअल रिलेशनशिप की स्टडी ही सोशल लिंग्विस्टिक कहलाती है। सोशल लिंग्विस्टिक में एक न्यू डायरेक्शन होती है जिससे सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया, जिनसे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के एप्लीकेशंस की बात की जाए तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है डेवलपमेंट में एंड मॉडिफिकेशंस में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी का फर्स्ट यूज़ हुआ था यूएस में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से।
बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी को एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच की फिफ्थ फील्ड होना चाहिए, पर कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि इसकी नॉलेज या स्किल्स बस रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। अब हम लोग इंट्रोडक्शन एंथ्रोपोलॉजी के लास्ट टॉपिक स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें टाइम और स्पेस बाउंड नहीं होता है। इसकी वजह से जो एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप होता है वो क्वाइट वास्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप लिमिटेड नहीं होता है। इसमें हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं। उस टाइम में हम लोग देखते हैं कि मैन कैसा था, मैन का डेवलपमेंट कैसा था। एंड इसमें हम लोग अर्बन मैन की भी बात करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि अर्बन मैन का डेवलपमेंट कैसा है। फिर इसके बाद बात की जाती है यहाँ पे दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में। इनका नाम है मजुमदार एंड मदन। इनके अकॉर्डिंग मैन की जितनी भी पॉसिबल स्टडी होती है उसके ओरिजिन से डेवलपमेंट तक वो सारी स्टडीज़ हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। और ये स्टडी बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक ही लिमिटेड नहीं रहती है। इसमें हम लोग मैन के डेथ के बाद उसके रिचुअल्स की भी बात करते हैं। डेथ के बाद कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं उन सब की स्टडी हम लोग सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमें वही सिंपल सी बात बताई गई है कि एंथ्रोपोलॉजी की जो स्टडी होती है वो वास्ट स्टडी होती है जिसमें टाइम एंड स्पेस बाउंड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि जो एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमन सोसाइटी के कल्चर की स्टडी होती है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन की बस प्रेजेंट की स्टडी नहीं करता है, वो ह्यूमन के पास्ट की भी स्टडी करता है। जब हम लोग मैन की स्टडी की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन जेनेटिक्स को ही नहीं इंक्लूड किया जाता है। मैन की स्टडी में हम लोग मैन की फीलिंग, एक्शन पैटर्न और उसकी थिंकिंग क्या है ये सब इंक्लूड करते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।